नमस्कार, बात दुनिया जहान की। देश में लागू हुआ नागरिकता संशोधन अधिनियम 3 पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत में आने वाले 6 धार्मिक अल्पसंख्यक शरणार्थियों को मिलेगी नागरिकता। दिसंबर 2014 से पहले भारत आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी शरणार्थियों को मिलेगी राहत। सीएए लागू होने के बाद देश के कई हिस्सों में जश्न का माहौल। अमित शाह ने कहा, संविधान निर्माताओं के वादे को किया पूरा। भाजपा ने कहा, जो कहा सो किया। पूरी हुई मोदी की एक और गारंटी। तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने भी फैसले को सराहा। प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा के गुरुग्राम से विभिन्न राज्यों के लिए करीब 1 लाख करोड़ रुपयों की 112 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। द्वारका एक्सप्रेसवे के 19 किलोमीटर लंबे हरियाणा खंड का उद्घाटन। कहा, समस्याओं को संभावनाओं में बदलना ही मोदी की गारंटी है। पहले डिले होता था, अब डिलीवरी। प्रधानमंत्री ने सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम में लिया हिस्सा। 1000 नमो ड्रोन दीदियों को सौंपे ड्रोन। स्वयं सहायता समूहों को करीब 8000 करोड़ रुपयों के बैंक ऋण का किया वितरण। कहा, ड्रोन दीदियां और लखपति दीदियां सफलता के नए अध्याय लिख रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और राजस्थान का करेंगे दौरा। राजस्थान के पोखरण में भारत शक्ति अभ्यास का करेंगे निरीक्षण। अहमदाबाद में 85,000 करोड़ रुपयों से अधिक की रेल परियोजनाओं का होगा उद्घाटन और शिलान्यास। 10 नई वंदे भारत रेलगाड़ियों को दिखाएंगे हरी झंडी। रक्षा क्षेत्र में भारत को एक और बड़ी सफलता। मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक के साथ स्वदेशी रूप से विकसित अग्नि 5 मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण। प्रधानमंत्री ने मिशन दिव्यास्त्र पर जताई खुशी। कहा, हमें वैज्ञानिकों पर है गर्व। मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। भोजशाला के एएसआई सर्वे को दिए आदेश। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की अपील पर फैसले के बाद अब हो सकेगी मां सरस्वती मंदिर में भोजशाला का वैज्ञानिक सर्वेक्षण। 96 ऑस्कर अवार्ड में फिल्म ओपेनहाइमर का रहा जलवा। बेस्ट फिल्म समेत कुल 7 अवार्ड किए अपने नाम। किलियन मर्फी बेस्ट एक्टर तो एम्मा स्टोन ने जीता बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार, आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। मोदी सरकार ने आज बड़ा फैसला लेते हुए नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि सीएए की अधिसूचना जारी कर दी है। संसद से पहले ही सीएए पास हो चुका है तो राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल चुकी है। आज नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अब आज से देश भर में सीएए लागू हो गया है। सीएए के तहत 3 पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के 6 धार्मिक अल्पसंख्यकों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों को नागरिकता देने का जो प्रावधान है, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ चुके थे, इसमें उनको भारत की नागरिकता मिलेगी। क्या है सीएए के प्रावधान, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से पहले अपना एक बड़ा वादा पूरा करते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू करने की प्रक्रिया पूरी कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है और लंबे समय से अटका ये कानून अब लागू हो गया है। आपको बताते हैं कि आखिर ये सीएए है क्या। सीएए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 एक ऐसा कानून है जिसके तहत दिसंबर 2014 से पहले 3 पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत में आने वाले 6 धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान की जाएगी।
लंबे समय से भारत में शरण लेने वालों को इससे बड़ी राहत मिलेगी। नए कानून के तहत नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रावधानों में बदलाव किया गया है। इसके तहत अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के 6 अल्पसंख्यक समुदायों को नागरिकता का प्रावधान है। ये 6 अल्पसंख्यक समुदाय हैं हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। इस कानून से पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न का शिकार हुए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत में नागरिकता हासिल हो सकेगी। 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत में आने वाले 6 धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता का प्रावधान किया गया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम की सफर की अगर बात करें तो साल 2016 में नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 पेश किया गया। 12 अगस्त 2016 को इसे संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया गया। समिति ने 7 जनवरी 2019 को रिपोर्ट सौंपी। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में विधेयक पेश किया। 10 दिसंबर को लोकसभा में विस्तृत चर्चा के बाद विधेयक पारित हो गया। 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक पारित हुआ। 12 दिसंबर 2019 को इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उस समय ही साफ कर दिया था कि इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न के शिकार गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिल सकेगी। इस विधेयक को इस महान सदन की अनुशंसा मिलने के बाद ही लाखों करोड़ों लोग यातनापूर्ण जीवन से मुक्त हो जाएंगे और सम्मान के साथ भारत के नागरिक होंगे। मैं इस सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी को अन्याय नहीं होगा, होगा तो न्याय ही होगा और उन लोगों के साथ न्याय होगा जो 70 साल से न्याय की राह देखकर बैठे। सीएए से नागरिकता हासिल करने की प्रक्रिया की बात करें तो नागरिकता पाने का आवेदन ऑनलाइन करना होगा। इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार किया गया है। आवेदकों को नागरिकता पाने के लिए अपना वह साल बताना होगा जब वे भारत आए थे। आवेदन करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय आवेदन की जांच करेगा और आवेदक को नागरिकता दी जाएगी। सीएए पारित होने के बाद इस पर काफी विवाद हुआ था, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री ने संसद में ही साफ कर दिया था कि सीएए का भारतीय नागरिकों से कोई सरोकार नहीं है। ये नागरिकता देने का कानून है, छीनने का नहीं। जो मैं बिल लेकर आया हूं वो पॉजिटिव डायरेक्शन के आधार पर धार्मिक रूप से प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को शरण में लेने का बिल है, उनको नागरिकता देने का। मान्यवर यहाँ कहा कि मुस्लिमों के अधिकार ले लिए, इस बिल ने किसी मुस्लिम के अधिकार नहीं। हमारे एक्ट के मुताबिक कोई भी एप्लीकेशन कर सकता है। ढेर सारे लोगों को नागरिकता दी भी है और ढेर सारे लोगों को भविष्य में भी मिलेगी। नियमों के अनुसार एप्लीकेशन करेंगे, ये सबको मिलेगा। सरकार का मानना है कि सीएए केवल मुस्लिम बहुल देशों के सताए हुए अल्पसंख्यकों के लिए नागरिकता प्रदान करता है, जहां धार्मिक उत्पीड़न की आशंका अधिक रहती है। भारत के अल्पसंख्यक मुसलमान या किसी भी धर्म और समुदाय के लोगों की नागरिकता को इस कानून से कोई खतरा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम के लागू होने पर सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि मोदी सरकार ने आज नागरिकता संशोधन नियम 2024 को अधिसूचित किया। ये नियम अब पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक आधार पर प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को हमारे देश में नागरिकता प्राप्त करने में सक्षम बनाएंगे। इस अधिसूचना के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और प्रतिबद्धता पूरी की है और उन देशों में रहने वाले हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों के लिए हमारे संविधान निर्माताओं के वादे को साकार किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीएए के नियम को लागू होने पर सोशल मीडिया एक्स पर अपने संदेश में कहा, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो उनकी सरकार करके दिखाती है। आज सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स 2024 का नोटिफिकेशन जारी होते ही यह कानून लागू हो गया है। इस कानून के लागू होने से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में धार्मिक उत्पीड़न के शिकार अल्पसंख्यक समुदायों जैसे हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई, जैन और पारसी समुदाय के लिए भारत की नागरिकता हासिल करने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। इस मानवीय निर्णय के लिए मैं पुनः प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को धन्यवाद देता हूं।
सीएए के नोटिफिकेशन के बाद देश भर से प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, जहां भाजपा समेत तमाम दलों ने सीएए लागू होने का स्वागत किया है, तो बंगाल सहित कई राज्यों में लोगों की जश्न मनाते हुए तस्वीरें भी सामने आई हैं। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने मोदी सरकार के फैसले का स्वागत किया है, तो केंद्र सरकार ने भरोसा दिया है कि किसी भी भारतीय को घबराने की जरूरत नहीं है। आखिरकार सीएए के लागू होने का रास्ता साफ हो गया। 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियम की संसद से मंजूरी मिलने के बाद अब सरकार ने इसको लागू करने का ऐलान कर दिया है। पूरे देश में सीएए लागू होने के बाद जगह जगह से जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं। पश्चिम बंगाल में नागरिकता संशोधन कानून लागू होने से कुछ महिलाओं ने जश्न मनाया। पारंपरिक वाद्य यंत्रों की थाप पर लोग नाचते हुए और खुशी मनाते हुए नजर आए। पश्चिम बंगाल में भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा, सरकार ने अपना वादा पूरा किया है। उन्होंने कहा कि राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अलावा पूरा देश खुश है। आदरणीय गृह मंत्री जी ने पहले ही बताया था कि लोकसभा इलेक्शन से पहले सीएए का रूल्स रेगुलेशन चालू हो जाएगा, तो चालू हो गया। हम जो बोलते हैं वो करते हैं। अब किसी की इससे तकलीफ नहीं है, सब आनंद में है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री को नींद नहीं आ रहा है, यही तकलीफ है उनकी। सीएए लागू होने के बाद भाजपा ने खुशी जताई। भारतीय जनता पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा, जो कहा सो किया। मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून की अधिसूचना जारी कर पूरी की अपनी गारंटी। तमाम भाजपा नेताओं और मंत्रियों ने इस पर खुशी जताई है। राजनीतिक दृष्टि से देखने वालों के अपनी अपनी नजरिया है, इसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा, पर देश के हित में क्या बेहतर हो सकता है सरकार हमेशा सोचती है और कोशिश करती है कि देश के हित में ऐसे फैसले जिसके माध्यम से जनता को लाभ हो, यह सुनिश्चित करती है। जो भी संकल्प लिया था, एक एक को चुन चुन कर जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सारी चीजों को पूरा किया गया है, उसकी एक कड़ी है सीएए, नागरिक संशोधन बिल। इससे उन प्रताड़ित विदेशी अल्पसंख्यकों को एक राहत की सांस मिलेगी, जिनका उत्पीड़न बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में किया गया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून की अधिसूचना जारी कर अपनी गारंटी पूरी कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह ऐतिहासिक कदम उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तमाम राज्य सरकारों ने भी फैसले का स्वागत किया है। इसमें किसी को बाहर निकालने की कोई सवाल नहीं है। जो लोग बाहर से आते हैं, जो दूसरे देश में हमारे लोग रहते हैं, उस देश में कुछ घटनाएं हुई और इसलिए अगर वो वहां से बाहर निकलते हैं और इंडिया में आते हैं, तो उनका सवाल ये पैदा हो जाता है कि वो कहाँ के सिटीजन है। तो इसके बारे में कुछ तो सहूलियत होनी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान का कल्चर ही अलग है। बहुत आनंद और खुशी का विषय है। मोदी जी की एक गारंटी जो उन्होंने दी थी वो आज पूरी हो गई है। धर्म से प्रताड़ित हुए व्यक्तियों, अपने नेबर कंट्री जो है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, वहां से जो धर्म से प्रताड़ित होके हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई वगैरह यहाँ पर जो आना चाहते हैं, उनके लिए एक मोदी जी की गारंटी आज पूरी होने जा रही है। कुल मिलाकर सीएए लागू होने के बाद उन शरणार्थियों में खुशी का माहौल है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 यानी सीएए को लेकर जहां देश के अलग अलग हिस्सों में खुशी का माहौल है, वहीं दिल्ली के मजनू का टीला पर पाकिस्तान से आए विस्थापित हिंदुओं में इस कानून को लेकर जबरदस्त खुशी है। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी ऋषि कुमार की खास रिपोर्ट। केंद्र सरकार द्वारा सीएए का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद इस समय हम मौजूद हैं मजनू का टीला पर, जो पाकिस्तान के लोग यहाँ पर शरणार्थी के तौर पर रह रहे थे और लंबे समय से इनकी मांग थी कि इन्हें नागरिकता मिलनी चाहिए, लेकिन अब इनकी मांग पूरी हो चुकी है। और सीएए की नोटिफिकेशन के बाद ये लोग क्या सोचते हैं, इसे जानते हैं।
मोदी है तो मुमकिन है, ये यहाँ पे सिद्ध हो गया है। ये बेटी नागरिकता है, इसका जन्म हिंदुस्तान के अंदर हुआ है और ये खुशकिस्मत है, इसकी बदौलत ये सभी लोगों को यहाँ नागरिकता मिलने जा रही है। हम अब बात करते हैं कि इस बेटी का नाम आपने नागरिकता रखा है। पहले बिल पास हुआ था, इनका नाम हमने नागरिकता, बड़ी खुशी की बात थी। उसी दिन से हमें भी नागरिकता नहीं मिली, फिर सब लोग हमारे जैसे बोलते हुए नागरिकता नागरिकता तो बड़ा याद कर रहे हैं, लेकिन मिल नहीं पाई। आज हमें मिली है, बहुत खुश है। मैं इतने खुश हैं, जो हमें फांसी लगती है ना उसका फंदा निकल जाता है ना, इतने हम खुश हैं। मुझे तो बड़ी खुशी हुई, हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी ने सीएए को पास किया है और उसके बाद जो हमारे जो पाकिस्तान में रहते थे हिंदू भाई, हमारे हिंदू भाई है, इनको हम भारतीयों से पहचानेंगे। हम ये नहीं बोलेंगे ये पाकिस्तान से, ये हमारे भारतीय। इन्होंने बड़े कष्ट देखे हैं। मैं मोदी जी से ये चाहता हूँ कि हमारे जितने भी हिंदू भाई उधर हैं तो उन्हें हमारे देश में उनको जगह दी जाए, उन्हें बुलाया जाए। तो आपने देखा कि लोगों के बीच में खुशी ऐसी है कि जिसको बयां करना मुश्किल है, क्योंकि ऐसे लोग जो दूसरे मुल्क से आकर, खासतौर से ऐसे मुल्क जो पहले कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था, उन लोगों को अपने ही मुल्क में आकर नागरिकता का जो अधिकार अब मिलने जा रहा है, बेहद महत्वपूर्ण ये है कि अब उनको इंसानियत के नाम पर वो सभी चीजें मिलेंगी भारत सरकार की तरफ से जो एक भारत के नागरिक को मिलती है। कैमरामैन नवीन के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। सीएए पर केंद्रीय मंत्री दर्शना जरदोश ने खुशी जाहिर की है। गुजरात के सूरत में उन्होंने कहा कि यह कानून विदेश में रह रहे उन लोगों को नागरिकता प्रदान करेगा जो किन्हीं कारण से अपने वतन लौटना चाहते हैं। गृह मंत्रालय द्वारा एक सीए का नोटिफिकेशन भी बाहर निकला है, जो नागरिकता देने वाला 2019 जो गृह मंत्रालय अमित शाह जी के द्वारा आज नोटिफिकेशन उसका निकला है, जिनकी चर्चा पहले हो चुकी थी। लेकिन इसके बाद में जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हुए विस्थापितों के लिए ये पोर्टल के द्वारा उनको रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। बहुत आनंद का विषय है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से भाजपा के विधायक शंकर घोष ने सीएए की अधिसूचना जारी होने पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा है कि अगर आपके पास कागज हैं तो डरने की कोई बात नहीं है। We welcome the notification. I just want to say that CAA is nothing but to make sure the Indian citizen that they got the proper documentation in accordance to the Indian constitution. There are people like Mamata Banerjee and TMC, they want to create many kind of confusion among the people. But the thing is that if you have the proper documentation, then there is nothing to fear. पश्चिम बंगाल के राणाघाट से भाजपा सांसद जगन्नाथ सरकार ने सीएए अधिसूचना का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि सीएए का मुद्दा मैंने ही उठाया था। मुझे खुशी है कि अब देश में सीएए कानून लागू हो गया है। बड़ा खुश का दिन है, मेरे लिए सबसे अच्छा आनंद का दिन है। इसलिए है 2019 में पहले 0 आवर में ये मुद्दा मैं ही उठाया। हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी और हमारा आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई जी दोनों मिलकर वो नया पार्लियामेंट में बिल लाया, वो सीएए आज सक्सेसफुल हुआ। इसलिए मैं गर्वित हूँ, आनंदित हूँ, बधाई दे रहा हूँ। केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून की अधिसूचना जारी करने पर सुभाषपा प्रमुख और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने भी खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि सीएए को लेकर विपक्ष के लोग मुसलमान भाइयों को गुमराह कर रहे हैं, जबकि इस कानून से उनका कोई लेना देना ही नहीं है। ये तो अच्छा कदम है। जो लंबे समय से मांग कर रहे थे कि हमको भारत की नागरिकता दिया जाए और भारत में रह रहे हैं, उनको नागरिकता देने का काम न तो कांग्रेस ने किया और न किसी सरकार ने किया। उस काम को अगर एनडीए की सरकार, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं तो ये तो और खुश होने की बात है। लेकिन विपक्ष के लोग मुसलमान भाइयों को गुमराह कर रहे हैं, जबकि इस कानून से उनसे कोई लेना देना नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 जो है, उन शरणार्थियों को
भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रयास करता है, जिन्होंने 3 पड़ोसी देशों में धार्मिक उत्पीड़न के कारण 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में शरण मांगी थी। आपको बता दें कि इस कानून के तहत 3 पड़ोसी देश बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी। इसमें 6 अल्पसंख्यक समुदाय हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शामिल हैं। सीएए पुनर्वास और नागरिकता के रास्ते में आने वाली कानूनी बाधाओं को दूर करता है। सीएए दशकों से पीड़ित शरणार्थियों को सम्मानजनक जीवन देना इसका एक उद्देश्य है। सीएए कानून नागरिकता अधिकार, उनकी सांस्कृतिक, भाषाई और सामाजिक पहचान की रक्षा भी करेगा। आपको बता दें कि सीएए आर्थिक, वाणिज्यिक, मुक्त आवाजाही और संपत्ति खरीद अधिकार भी सुनिश्चित करेगा। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर कई भ्रांतियां फैलाई गई। सीएए नागरिकता देने का कानून है। सीएए किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता नहीं छीनेगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। सीएए अधिनियम केवल उन लोगों के लिए है जिन्होंने वर्षों से उत्पीड़न सहा है और जिनके पास भारत के अलावा दुनिया में कोई और अन्य आश्रय नहीं है। भारत का संविधान हमें धार्मिक रूप से प्रताड़ित शरणार्थियों को मौलिक अधिकार देने और मानवीय दृष्टिकोण से नागरिकता देने का अधिकार भी देता है। कोविड महामारी के कारण नागरिकता संशोधन अधिनियम के कार्यान्वयन में देरी हुई, लेकिन अब हम इसे लागू कर रहे हैं। हम पड़ोसी देशों से प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए नागरिकता संशोधन विधेयक बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये तमाम सारी वो बातें जो सीएए को लेकर थी, उसमें भ्रम क्या है और वास्तविकता क्या है, ये हमने आपको बताने की कोशिश की। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के गुरुग्राम में देश में एक विस्तारित 1 लाख करोड़ रुपयों की 114 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को उनका उद्घाटन और शिलान्यास किया। राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर दिल्ली और गुरुग्राम के बीच यातायात परिचालन में सुधार लाने और व्यवस्था की बाधाओं को दूर करने में सहयोग देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारका एक्सप्रेसवे के हरियाणा खंड का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर देश में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। दिल्ली से गुरुग्राम जाने में अब नहीं लगेगा जाम। 8 लेन एक्सप्रेसवे से जीवन हुआ आसान। शहरी क्षेत्र में पहली बार ऐसा एक्सप्रेसवे बना है जो कि एलिवेटेड है। 8 लेन वाला यह नवनिर्मित एक्सप्रेसवे 19 किलोमीटर लंबा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुग्राम तक एक्सप्रेसवे से सफर किया। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर से ही लोगों ने जगह जगह प्रधानमंत्री का अभिवादन किया। दिल्ली हरियाणा के बीच यातायात का अनुभव हमेशा के लिए बदल जाएगा। ये आधुनिक एक्सप्रेसवे केवल गाड़ियों में ही नहीं, बल्कि दिल्ली एनसीआर के लोगों की जिंदगी में भी गियर शिफ्ट करने का काम करेगा। दिल्ली एनसीआर में बेहतर कनेक्टिविटी के लिहाज से द्वारका एक्सप्रेसवे बड़ी पहल है। प्रधानमंत्री ने बताया कि लोगों की समस्याओं का समाधान करना और समय से प्रोजेक्ट पूरा करना ही मोदी की गारंटी है। उन्होंने बताया कि कैसे बीते 10 साल के दौरान पेरिफेरल वे का काम पूरा हुआ है, मेट्रो रेल का विस्तार हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंफ्रा का लगातार होता निर्माण विकसित भारत और आर्थिक प्रगति की पहचान है, लेकिन विपक्षी दल हैं कि उन्हें विकास कार्यों से भी दिक्कत है और इनका चरित्र नेगेटिविटी का बन चुका है। देश में लाखों करोड़ रुपए के इन विकास कार्यों से सबसे ज्यादा दिक्कत अगर किसी को है तो वो है कांग्रेस और उसके गमंडिया गठबंधन। उनको समझ ही नहीं आ रहा है क्या इतनी तेजी से काम भी हो सकते हैं क्या। और इसलिए अब विकास के मुद्दों पर चर्चा करने की उनकी ताकत बची रही है। और इसलिए वो लोग कह रहे हैं कि मोदी चुनाव की वजह से
लाखों करोड़ रुपयों के काम कर रहा है। 10 वर्षों में देश इतना बदल गया, लेकिन कांग्रेस और उसके दोस्तों का चश्मा नहीं बदला है। इनके चश्मे का नंबर अभी भी वही है, ऑल नेगेटिव। गुरुग्राम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश सहित देश के कुल 16 राज्यों के लिए 114 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास या लोकार्पण किया। इन सभी परियोजनाओं की कुल लागत 1 लाख करोड़ रुपए की थी। प्रधानमंत्री ने दोहराया कि देश में सही नियत के साथ दिन रात मेहनत कर भावी पीढ़ी के लिए भविष्य का निर्माण किया जा रहा है और यही 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेगा। अभिषेक सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के पूसा में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने 1094 महिलाओं को ड्रोन प्रदान किए और ड्रोन दीदी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। नारी शक्ति के आर्थिक सशक्तिकरण और वित्तीय स्वायत्तता को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने स्वयं सहायता समूहों को रियायती ब्याज दर पर लगभग 8,000 करोड़ रुपयों के बैंक ऋण वितरण किए। इसके अलावा 2,000 करोड़ रुपयों की पूंजी सहायता निधि भी वितरित की। ड्रोन दीदियां हैं आधुनिक खेती की पायलट। यही है सशक्त भारत की पहचान। तभी तो देश आत्मनिर्भर बनेगा और यही है प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प भी। महिलाओं का सशक्तिकरण हो और सामाजिक विकास के साथ ही आर्थिक विकास में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़े। कृषि क्षेत्र को गति देने के लिए प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली स्थित पूसा में 1000 से अधिक दीदियों को ड्रोन सौंपे। उन्होंने प्रशिक्षित ड्रोन दीदियों द्वारा ड्रोन प्रदर्शन को भी देखा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाला समय तकनीक का होगा और ड्रोन जैसी सुविधाओं का विस्तार होगा। भारत की कृषि को नई दिशा देने वाली ड्रोन टेक्नोलॉजी की पहली पायलट ये मेरी बेटियां हैं, मेरी बहनें हैं। हमारी बहनें देश को सिखाएगी कि ड्रोन से आधुनिक खेती कैसे होती है। मेरा विश्वास है देश की नारी शक्ति भारत की तकनीकी क्रांति का नेतृत्व दे सकती है। आज हम स्पेस सेक्टर में देखते हैं, आईटी सेक्टर में देखते हैं, विज्ञान के क्षेत्र में देखते हैं कैसे भारत की महिलाएं अपना परचम लहरा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 10 साल में केंद्र सरकार की योजनाएं और संवेदनाएं ईमानदारी से नारी सशक्तिकरण के लिए रही हैं। तभी 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य की ओर तेजी से कदम बढ़ाए गए हैं। उन्होंने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों को आड़े हाथ लिया और आरोप लगाए कि कांग्रेस सरकारों ने महिला सशक्तिकरण के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की। कोई भी समाज हो, वो नारी शक्ति की गरिमा बढ़ाते हुए उनके लिए नए अवसर बनाते हुए ही आगे बढ़ सकता है। लेकिन दुर्भाग्य से देश में पहले जो सरकारें रही, उनके लिए आप सभी महिलाओं का जीवन, आपकी मुश्किलें कभी प्राथमिकताएं नहीं रही और आपको आपके नसीब पर छोड़ दिया। मेरा अनुभव यह है कि अगर हमारी माताओं बहनों को थोड़ा अगर अवसर मिल जाए, थोड़ा उनको सहारा मिल जाए, तो फिर उनको सहारे की जरूरत नहीं रहती है, वे खुद लोगों का सहारा बन जाती है। बीते 10 साल में शौचालय यानी इज्जत घर, उज्ज्वला योजना यानी धुआं मुक्त जीवन, हर घर नल से जल, बैंक खाते खोलना, महिलाओं के नाम पर पीएम आवास का आवंटन सही मायनों में महिला सशक्तिकरण की ओर उठाए गए बड़े कदम हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं के अधिकारों और उनकी सुविधाओं के लिए वे इतने संवेदनशील हैं कि लाल किले से सभी मुद्दों को उठाया है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नमो ड्रोन दीदी का शुभारंभ किया। इस ऐतिहासिक अवसर पर देश भर में 10 अलग अलग स्थानों से नमो ड्रोन दीदियों ने एक साथ ड्रोन प्रदर्शन में हिस्सा लिया।
कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने लखपति दीदियों को भी सम्मानित किया। प्रधानमंत्री ने दोहराया कि माताओं बहनों का आसान होता जीवन और उनका सशक्तिकरण देश के संकल्प को ऊंचा बनाएगा। अनुज यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को गुजरात का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री अहमदाबाद में 85,000 करोड़ रुपयों से अधिक की विभिन्न विकास संबंधी परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री साबरमती आश्रम का दौरा करेंगे, जहां वो कोचरब आश्रम का उद्घाटन करेंगे और गांधी आश्रम स्मारक का मास्टर प्लान भी लॉन्च करेंगे। रेलवे के बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री 85,000 करोड़ रुपयों से अधिक की कई रेल परियोजनाओं की आधारशिला रखने और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करने के लिए अहमदाबाद में डीएफसी के प्रचालन नियंत्रण केंद्र का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री रेलवे कार्यशालाओं, लोको शेड्स, पिट लाइन्स, कोचिंग डिपो, फलटन बारामती नई लाइन, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम उन्नयन कार्य की आधारशिला रखेंगे और पूर्वी डीएफसी के न्यू खुर्जा से साहनेवाल खंड और पश्चिमी डीएफसी वेस्टर्न डीएफसी के ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर, अहमदाबाद के न्यू मकरपुरा से न्यू घोलवट खंड के बीच समर्पित माल गलियारे के 2 नए खंड राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री अहमदाबाद मुंबई सेंट्रल, सिकंदराबाद विशाखापत्तनम, मैसूरू डॉक्टर एमजीआर सेंट्रल, पटना लखनऊ, न्यू जलपाईगुड़ी पटना, पुरी विशाखापत्तनम, लखनऊ देहरादून, कलबुर्गी सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल बेंगलुरु, रांची वाराणसी, खजुराहो दिल्ली के बीच 10 नई वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री 4 वंदे भारत ट्रेनों के विस्तार को भी हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री आसनसोल और हटिया, तिरुपति और कोल्लम स्टेशन के बीच 2 नई यात्री ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री विभिन्न स्थानों न्यू खुर्जा जंक्शन, साहनेवाल, न्यू रेवाड़ी, न्यू किशनगढ़, न्यू घोलवड और न्यू मकरपुरा से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर मालगाड़ियों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री रेलवे स्टेशन पर बने 50 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री 51 गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री 80 खंडों में 1045 किलोमीटर स्वचालित सिग्नलिंग राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री 2646 स्टेशन पर रेलवे स्टेशनों की डिजिटल कंट्रोलिंग भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके साथ ही रेल यात्रियों और जनता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री 35 रेल कोच रेस्टोरेंट राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री देश भर में फैले 1500 से अधिक वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्टॉल राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री 975 स्थानों पर सौर ऊर्जा संचालित स्टेशन भवन भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री साबरमती में पुनर्विकसित कोचरब आश्रम का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री गांधी आश्रम स्मारक के मास्टर प्लान का भी शुभारंभ करेंगे। 12 मार्च का जो एक प्रतीक है और उसी निमित्त बना के प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो बहुत खुशी की बात है। और वैसे भी देखे तो साबरमती आश्रम का जो इतिहास देखे और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की जो बात देखे तो उसमें पूरा दांडी यात्रा या सॉल्ट सत्याग्रह का बहुत बड़ा महत्व है। इस मास्टर प्लान के तहत आश्रम के वर्तमान 5 एकड़ क्षेत्र को 55 एकड़ तक विस्तारित किया जाएगा। 36 वर्तमान भवन का जीर्णोद्धार भी किया जाएगा, जिनमें से गांधी जी का निवास स्थान हृदय कुंज सहित 20 भवनों को संरक्षित किया जाएगा। 13 का जीर्णोद्धार किया जाएगा और 3 का पुनरुद्धार किया जाएगा। प्रधानमंत्री का मानना है कि जिस तेजी के साथ भारत विकास कर रहा है, रेलवे में भी वही रफ्तार रहनी चाहिए और उसका फायदा आम लोगों को मिलना चाहिए। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत भी करने जा रहे हैं हरी झंडी दिखाकर, जो देश के अलग अलग हिस्सों से चलेंगी। इसके अलावा रेलवे स्टेशनों पर चाहे सुविधा की बात हो, रेलवे स्टेशनों पर जन औषधि केंद्रों की बात हो, ऐसी तमाम योजनाओं की शुरुआत प्रधानमंत्री अहमदाबाद से करने जा रहे हैं। वीर सिंह, डीडी न्यूज, अहमदाबाद।
प्रधानमंत्री 12 मार्च को अहमदाबाद में साबरमती स्थित गांधी आश्रम पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री यहां गांधी आश्रम के पुनः निर्माण के प्रोजेक्ट की शुरुआत भूमि पूजन के साथ करेंगे। आने वाले समय में कैसा होगा अहमदाबाद स्थित गांधी आश्रम, उस पर डीडी न्यूज संवाददाता नीरज सिंह ने बात की गांधी आश्रम के निदेशक अतुल पंड्या से। प्रधानमंत्री 12 तारीख को अहमदाबाद पहुंच रहे हैं और अहमदाबाद में साबरमती स्थित गांधी आश्रम भी पहुंचेंगे, क्योंकि जो नया प्रोजेक्ट है उसकी आधारशिला प्रधानमंत्री रखेंगे। इस समय हमारे साथ अतुल पांड्या जी हैं, जो साबरमती स्थित गांधी आश्रम के डायरेक्टर हैं। सर, कल प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, 12 मार्च है जी। 12 मार्च को ही दांडी मार्च हुआ था और अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई महात्मा गांधी ने छेड़ी थी, तो कल का दिन कितना महत्वपूर्ण और प्रधानमंत्री खुद मौजूद रहेंगे जी। तो 12 मार्च का जो एक प्रतीक है और उसी निमित्त बना के प्रधानमंत्री आज आ रहे हैं, तो बहुत खुशी की बात है। और वैसे भी देखे तो साबरमती आश्रम का जो इतिहास देखे और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की जो बात देखे, तो उसमें पूरा दांडी यात्रा या सॉल्ट सत्याग्रह का बहुत बड़ा महत्व है। प्रधानमंत्री का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है जी, तो उस लिहाज से कितना बड़ा बदलाव आप देख रहे हैं आने वाले समय में? एक तो ये है कि मूल जो है गांधी इथोस यहाँ जो है उसको इंटेक रखते हुए, हाँ, कि आज जो कोई भी मुलाकाती है, विजिटर्स है, उनको एक 5 एकड़ का ही देखने को मिलता है। उसमें हृदय कुंज गांधी जी का निवास स्थान है, विनोबा कुटीर है, नंदिनी है, मगन संग्रहालय है और एग्जीबिशन गैलरी है। तो वो 5 एकड़ में से 55 एकड़ का, कि वो जो बृहद आश्रम का ही भाग था, हाँ, 1930 से के पहले तो वो सब रिकनेक्ट हो जाएगा। तो अलग अलग जगह पे जो प्रवृत्तियां होती थी, जैसे वो गौशाला की प्रवृत्ति है, खादी ग्राम उद्योग की है, हैंडमेड पेपर की है, शिक्षा का जो है वो हरिजन कल्याण, हरिजन सेवा की जो बापू ने जो काम किया था, वो सब की एक झांकी जो है वो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बनते हुए अगले दिनों में जो विजिटर्स को मिलेंगे। और गांधी के साथ जो यहाँ गांधी जी के साथ जो लोग रहे, तो काका साहब कालेलकर, महादेव भाई देसाई, कृपलानी जी, मीराबेन, ये सब, तो वो भी अलग अलग जगह पे रहते थे। तो वो भी विरासत जो है, वो विरासत का मकान का भी वो नजारा यहाँ के जो मुलाकात लेंगे अगले दिनों में उसको मिलेगा। आने वाले समय में जो रीडेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट है वो बड़ा बदलाव आएगा, और जिन हिस्सों में ये रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनेगा, प्राचीन अगर हम देखें तो ये हिस्सा इस आश्रम का ही था, अलग अलग जगहों में बटा हुआ था, लेकिन अब सभी हिस्सा एक जगह आएगा और बड़ी संख्या में जो लोग विजिटर हैं और खास तौर से वीवीआईपी यहाँ पर पहुंचेंगे, उन्हें गांधी आश्रम एक अलग रूप में दिखाई देगा। नीरज सिंह, डीडी न्यूज, अहमदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को राजस्थान के पोखरण का दौरा करेंगे, जहां वो सेना के तीनों अंगों के संयुक्त अभ्यास के प्रदर्शन को भी देखेंगे। भारत शक्ति नाम से सेना के संयुक्त अभ्यास में देश की शक्ति और क्षमताओं का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। पोखरण वही जगह है जहां भारत अपने परमाणु परीक्षण करता रहा है। भारत शक्ति अभ्यास में देश की शक्ति के प्रदर्शन के रूप में स्वदेशी अस्त्र प्रणालियों और प्लेटफॉर्मों की एक श्रृंखला प्रदर्शित की जाएगी, जो देश की आत्मनिर्भरता पहल पर आधारित है। ये भूमि, वायु, समुद्र, साइबर तथा अंतरिक्ष कार्य क्षेत्रों में खतरों का मुकाबला करने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों की संपूर्ण क्षमताओं को प्रदर्शित करने वाले यथार्थवादी समन्वित मल्टी डोमेन प्रचालनों का अनुकरण करेगी। अभ्यास में भाग लेने वाले प्रमुख उपकरण और अस्त्र प्रणालियों में भारतीय सेना के कई हथियारों के साथ साथ T-90 टैंक, धनुष और सारंग गन सिस्टम, आकाश अस्त्र प्रणाली, लॉजिस्टिक्स ड्रोन, रोबोटिक म्यूल्स, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर तथा मानव रहित हवाई वाहनों की एक श्रृंखला शामिल है, जो उन्नत जमीनी युद्ध कला और हवाई सर्वेक्षण क्षमताओं को प्रदर्शित करेगी। भारतीय वायुसेना हवाई श्रेष्ठता तथा हवाई प्रचालनों में बहुमुखी प्रतिभा को प्रदर्शित करने वाले स्वदेशी रूप से निर्मित लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, तेजस, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर तथा एडवांस लाइट हेलीकॉप्टरों को तैनात करेगी। जो हमारी इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड इक्विपमेंट है, जो कि भारत में बनी है इक्विपमेंट, उससे हमें क्या काबिलियत हासिल हुई है
उसको दर्शाना। और ये इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड इक्विपमेंट तीनों सर्विसेज की, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, किस तरह से एक इंटीग्रेटेड तरीके से, एक सामूहिक तरीके से अप्लाई की जा सकती है, एम्प्लॉय की जा सकती है युद्ध क्षेत्र के अंदर, उसको दर्शाया जाएगा। भारत शक्ति वैश्विक स्तर पर स्वदेशी क्षमता को दिखाने का प्रयास है। युद्धाभ्यास प्रदर्शन के माध्यम से स्वदेशी क्षमता और वैश्विक स्तर पर किसी भी खतरे का मुकाबला करने के लिए तीनों सेनाओं की क्षमताओं का प्रदर्शन करने का प्रयास किया जा रहा है। तीनों सेनाओं की इस लाइव फायर एंड मैन्यूवरिंग एक्सरसाइज के तहत तेजस लड़ाकू जहाज, आकाश और पिनाका मिसाइल सिस्टम, नामिस और नौसेना का वो तमाम आधुनिक हथियार जो भारत में बना है वो यहां इस युद्धाभ्यास में मौजूद है। मकसद बिल्कुल साफ है, पूरी दुनिया में हमारे दोस्तों और दुश्मनों दोनों को बाखबर कर देना कि भारत स्वदेशीकरण के जरिए सशक्तिकरण की ओर बढ़ चला है। कैमरामैन अनिकेत के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज, पोखरण। भारत शक्ति युद्धाभ्यास के दौरान तीन सेनाएं अपनी स्वदेशी शक्ति का भी प्रदर्शन करेंगी। प्रधानमंत्री मोदी के मेक इन इंडिया विजन पर आधारित इस प्रदर्शनी में भारत में ही इसे तैयार कुछ नायाब वेपन सिस्टम का जायजा लिया हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने। एयरफोर्स ने 11 ऐसी चीजों को सब्स्टिट्यूट करके भारत में बनाया है जो पहले इंपोर्ट होती थी, लेकिन अब हम अपनी फौजों के लिए खुद बना रहे हैं। आप देखेंगे पहले यह है रफाल का डिकॉय, जिसमें युद्ध में हमें डिकॉय यूज करने पड़ते हैं जिससे एनिमी कंफ्यूज हो जाए और वी कैन क्रिएट सम डायल्यूशन इन दी एनिमी टारगेटिंग। और डिकॉय का मतलब ये है कि ये दुश्मन को छलावा देता है, ये रफाल का डिकॉय है और कैसे दुश्मन का ध्यान डाइवर्ट करना है। और ये हमने दोनों स्पेक्ट्रम में बनाया है, विजुअल स्पेक्ट्रम में भी बनाया है, जिससे दूर से इसकी बनावट बिल्कुल रफाल एयरक्राफ्ट की तरह लगे, और इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक्स भी डालेंगे जिससे इलेक्ट्रॉनिक एमिशन भी जो है रफाल की तरह लगे। इसी तरह से ये Su-30 का है। हमने ये पॉड जो था पहले ग्राउंड में लगाते थे और उसको निकालने और लगाने में 5 घंटे लगते थे, लेकिन ये हमने जो तकनीक बनाई है इससे सिर्फ आधे घंटे में काम हो जाता है, तो हमने करीब 4.5 घंटे के मैन आवर बचाए हैं। इनका इंजन स्टार्टिंग यूनिट को टेस्ट करने के लिए एक टेस्टर हमने बनाया जो इंडिजिनस बनाया। पहले ये सारे सिस्टम रशिया में जाते थे टेस्टिंग के लिए, अब इंडिया में टेस्ट करने लायक हमने टेस्टर बना दिया। इससे 4 करोड़ रुपए का इंडिया का बचत हो रहा है। ये जैगुआर स्टार्टिंग से सिस्टम टेस्टर इसलिए है कि हमारा जो 35 साल पुराना जो टेस्टर जहाज है वो उसके एक्सपीरियंस के बरतव हमने आइडेंटिफाई किया कि स्टार्टिंग के टाइम पे जो भी कमियां आ रही हैं जो निर्माता द्वारा भी सोचा नहीं गया, उसके लिए आइडेंटिफाई करने के लिए हमने ये टेस्टर बनाया। ये आपने जो पावर पैनल बनाया है ग्राउंड पावर यूनिट बोलते हैं। एयरक्राफ्ट को ग्राउंड में पावर देने के लिए हम ग्राउंड पावर यूनिट यानी इसका एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई देने के लिए ग्राउंड पावर यूनिट यूज करते हैं। अब क्या है कि अलग अलग एयरक्राफ्ट है, अलग अलग सप्लाई की जरूरत है। अपने 1 CMD इंडियन एयरफोर्स का 1 CMD ने एक ऐसे जीपीयू बनाया, ग्राउंड पावर यूनिट बनाया जो सारे एयरक्राफ्ट को पावर सप्लाई दे सकते हैं। तो ऐसे अभी क्या है कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं कि राफेल इंपोर्ट कर लिया, AN-32 है हमारे पास IAS है, इसके लिए अलग अलग जो पावर सप्लाई का जो जरूरत है वो खत्म हो गया। अभी एक पर्टिकुलर 1 सिंगल यूनिवर्सल जीपीयू इंडियन एयरफोर्स का सारे एयरक्राफ्ट को पावर सप्लाई दे सकते हैं। ये अग्निवीर वायु ऐप है और इसमें देखें पावर एंड एयरक्राफ्ट कंडीशनिंग के लिए अगर हम देखेंगे तो ये उनके प्रेसीज हैं, रीडिंग मटेरियल हैं। उन रीडिंग मटेरियल को अगर हम जाएंगे तो वो 3 तरह से ऑर्गेनाइज्ड है, प्रेसी, प्रेजेंटेशन और वीडियो। नाउ वीडियो से क्या होता है कि उनका विजुअल एप्रिसिएशन अच्छा होता है एंड देयर एप्रिसिएशन टुवर्ड्स ऑफलाइन क्लास मींस फ्लिप क्लासरूम, दे कैन रीड इन क्लासरूम आउटसाइड द क्लासरूम। आपके सेक्शन में कितने चीजें आपने बनाई है जो यहाँ शोकेस की गई है? ये हमने एयरफोर्स में तो काफी सारी चीजें बनाई गई हैं, लेकिन उसमें से 11 चीजें सेलेक्ट की गई हैं। हमारी डायरेक्टरेट है एयर हेडक्वार्टर में, उन्होंने उसमें से 11 आइटम सेलेक्ट किए हैं जो यहाँ पर डिस्प्ले किए गए हैं। अगर आप कुछ का नाम लेना चाहें तो? हाँ, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था रफाल का डिकॉय, Su-30 का ऑफलाइन टेस्टिंग, similarly the आपके drone detection system, there is a video recognition, there are the certain testers made by the Tetras। 11 चीजें जो खास तौर से चुन के यहाँ पर लाई गई हैं और ये बताता है कि भारतीय वायुसेना भी तेजी से आगे बढ़ रही है, अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रही है और ये कमाल हुआ है हमारे पीएम का जो विजन है मेक इन इंडिया का। कैमरामैन अनिकेत के साथ पोखरण से मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज। रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में भारत ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। भारत ने मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल MIRV तकनीक के साथ स्वदेशी रूप से विकसित अग्नि 5 मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया है। आइए जानते हैं क्या है मिशन दिव्यास्त्र।
मिशन दिव्यास्त्र भारत के रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र से जुड़ा मिशन है। इसमें एक मिसाइल को विभिन्न युद्ध स्थलों को निशाना बनाकर तैनात किया जा सकता है। आपको बता दें कि यह प्रणाली स्वदेशी एवियोनिक्स प्रणालियों और उच्च सटीकता सेंसर पैकेजों से लैस है। मिशन दिव्यास्त्र के सफल परीक्षण से भारत दुनिया MIRV क्षमता वाले देशों में शुमार हो गया है। MIRV का पूरा नाम मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल है। इस तकनीक में किसी भी मिसाइल में एक ही बार में कई परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता है। इन हथियारों से दुश्मन के अलग अलग लक्ष्यों को भेदा जा सकता है। यह क्षमता भारत की बढ़ती तकनीकी शक्ति का भी प्रतीक है। इसको सड़क से कहीं भी ले जाया जा सकता है और इस मिशन की परियोजना निदेशक भी एक महिला है। पूरे मिशन में महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन दिव्यास्त्र के लिए DRDO के वैज्ञानिकों की सराहना की है। उन्होंने सोशल मीडिया मंच X पर लिखा, मिशन दिव्यास्त्र के लिए हमारे DRDO वैज्ञानिकों पर गर्व है। मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल MIRV तकनीक के साथ स्वदेशी रूप में विकसित अग्नि 5 मिसाइल का पहला परीक्षण सफल रहा और हमारे वैज्ञानिकों की सफलता पर DD न्यूज भी बधाई और शुभकामनाएं उन्हें देता है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के 41 गांवों में PNG सुविधा और 178 गांवों में विभिन्न विकास कार्यों का शुभारंभ किया। द्वारका के यशोभूमि में आयोजित कार्यक्रम में अलग अलग गांव के लोगों ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गृह मंत्री अमित शाह से बात की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन 10 सालों में देश में एक नई संस्कृति की शुरुआत की। पहले बहुत सारे वादे किए जाते थे, न देश की जनता वादों का हिसाब किताब मांगती थी और न ही राजनेता हिसाब किताब लेकर जाते थे जनता के पास। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो करके दिखाया। पहले बहुत सारे वादे किए जाते थे, न देश की जनता वादों का हिसाब किताब मांगती थी, न राजनेता हिसाब किताब लेकर जाते थे। मगर मोदी जी ने जो कहा वो किया, इसको सिर्फ उक्ति नहीं धरातल पर उतारने का काम किया था। ऐसे बड़े बड़े काम जो कोई सोच नहीं सकता। एक 10 साल के अंदर देश की 13 करोड़ माताओं को गैस का सिलेंडर देने का काम किया। लगभग 1 करोड़ लोगों को घर में पाइप से गैस पहुंचाया। देश के 14 करोड़ लोगों में के घरों में नल से जल पहुंचाने का काम किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश विकास की नई गाथाएं लिख रहा है। गरीब को और देश को दोनों को आत्मनिर्भर करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज मैं दिल्ली के 41 गांवों के सभी गांव वासियों को और विशेषकर माताओं बहनों को और बच्चियों को जिनका हर रोज रसोई में काम होता है, इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं, क्योंकि आज आपके घर में PNG गैस पाइप से पहुंचना शुरू हो गया है। ये बहुत बड़ी सरलता है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। उन्होंने कहा, आने वाले समय में ऊर्जा का सबसे बड़ा और किफायती नेटवर्क भारत का होगा। इस समय भारत की जो अर्थव्यवस्था है 5वें स्थान पर पहुंच गई है। ऊर्जा की जो लागत है, हमारी एनर्जी कंजम्पशन देश भर में दुनिया भर को कंपेयर करो तो 3 गुना है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी जो कंपनियां हैं पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, मिक्स जैसे IGL है, सब इसका कंट्रीब्यूट करेंगी और आने वाले समय में ऊर्जा जो है, एनर्जी, पेट्रोल, डीजल, पाइप गैस, सिलेंडर गैस, ये दुनिया भर में सबसे बड़ा नेटवर्क ही नहीं होगा, पर दुनिया भर में सबसे अफोर्डेबल नेटवर्क होगा।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने बड़ा फैसला देते हुए धार स्थित भोजशाला के ASI सर्वे के आदेश दिए हैं। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस द्वारा हाईकोर्ट में इस मामले में आवेदन दिया गया था। अदालत ने 6 सप्ताह में सर्वे रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने सोमवार को धार जिले की भोजशाला में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को सर्वे के आदेश दिए हैं। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर मांग की गई थी कि मुसलमानों को भोजशाला में नमाज पढ़ने से रोका जाए और हिंदुओं को नियमित पूजा का अधिकार दिया जाए। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए ASI के निदेशक या अतिरिक्त निदेशक की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति का गठन करने और 6 सप्ताह के भीतर अदालत के समक्ष रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने ASI सर्वे का आदेश दे दिया है। इस ASI सर्वे में ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार के माध्यम से सर्वे होगा, एक्सकेवेशन होगा और फोटोग्राफी वीडियोग्राफी होगी दोनों पक्षों की मौजूदगी में। और साथ ही साथ कोर्ट ने 5 मेंबर की टीम बनाई है और ये कहा है कि विद इन 6 वीक्स 6 हफ्ते के अंदर कोर्ट के सामने इस एक्सपर्ट कमेटी को अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है। और ये भोजशाला का धार्मिक स्वरूप तय करने के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। इसलिए मैं माननीय इंदौर हाईकोर्ट के इस ऑर्डर का वेलकम करता हूँ और हमारे एक आर्गुमेंट को माननीय न्यायालय ने मान लिया। भोजशाला के ASI सर्वे को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच के फैसले का समाज ने स्वागत करते हुए खुशी जताई। याचिका में जांच के जो आदेश हुए उससे हमारे को उत्साह है और अब लग रहा है कि आगे भी सरकार या प्रशासन हाईकोर्ट वो हमारे पक्ष में निर्णय देगी, जिसके कारण आगे पूजा अर्चना होगी। जिस प्रकार अयोध्या मथुरा काशी सर्वे के आधार पर आज मंदिर सिद्ध हो चुके हैं, उसी प्रकार भोजशाला भी सर्वे के बाद निश्चित ही मंदिर सिद्ध होगा। धार में खुशी की लहर है, हिंदू समाज में मिठाई बट रही है, पटाखे फूट रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि खुदाई में हिंदू समाज के पक्ष में फैसला जाएगा। माना जाता है कि परमार राजवंश के राजा भोज ने धार में भोजशाला की स्थापना की थी। भोजशाला को सरस्वती मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर को बाद में यहाँ के मुस्लिम शासक ने मस्जिद में परिवर्तित कर दिया। इसके अवशेष अब भी प्रसिद्ध कमाल मौलाना मस्जिद में देखे जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री और जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच राज्य में लोकसभा सीटों के बंटवारे को लेकर आज महत्वपूर्ण बैठक हुई है। सूत्रों के मुताबिक दुष्यंत चौटाला अपने पार्टी के लिए हरियाणा की 10 में से 2 लोकसभा सीटों की मांग कर रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवारों को राज्य की सभी 10 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल हुई थी। इंडिया अलायंस में गठबंधन की डोर धीरे धीरे ढीली होती जा रही है। कल टीएमसी ने बंगाल की सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, जिसके बाद से इंडी गठबंधन के नेता असहज महसूस कर रहे हैं। भाजपा के खिलाफ देश भर में साझा उम्मीदवार उतारने का दावा फेल होता नजर आ रहा है। विपक्षी एकता तार तार होती दिख रही है, जिसको लेकर भाजपा इंडी गठबंधन पर अब सवाल उठा रही है। इंडी गठबंधन के बनने के बाद से ही इसमें विरोधाभास के सुर लगातार निकल रहे हैं। सहयोगी दल एक के बाद एक छिटकते जा रहे हैं। कभी कोई एकला चलो का नारा लगाता है तो कोई गठबंधन छोड़कर एनडीए में शामिल हो जाता है। ताजा मामला है ममता बनर्जी की टीएमसी का। बंगाल में टीएमसी द्वारा सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद इंडी गठबंधन के नेता असहज महसूस कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता अभी भी गठबंधन की गुंजाइश की बात कर रहे हैं, तो लेफ्ट के नेताओं की राय अलग है। किसके साथ मिलकर लड़ेंगे, इंडिया गठबंधन के साथ क्या हो रहा है, ये इसके बारे में स्टेट बाय स्टेट चर्चा हो रही है। वहीं भाजपा ने इंडी गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि ये गठबंधन मजबूरी का है और पीएम मोदी के सामने ये टिकने वाला नहीं है। इंडी विल कोलैप्स, इंडी विल डाई इट्स नेचुरल डेथ बिकॉज देयर इज नो कोहेसिवनेस, देयर इज नो understanding, and there is no common program in the interest of country. Their only common program is somehow avoid BJP from coming to power. ये होना ही था, न नेता न नीति न नीयत, आपस में स्वाद का टकराव। तो परेड हो रहा है 42 कैंडिडेट का, होने दीजिए। उधर जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस भी लगातार अलग अलग सुर अलाप रही है।
जिससे गठबंधन में लगातार दरार दिख रही है। फिर हम कहाँ रिजिड हैं? अगर हम रिजिड होते हम 6 की 6 सीटों पे अपने उम्मीदवार खड़े करते जिस तरह ममता बनर्जी ने किया। वो आपको दिखता नहीं है। आपको फ्लेक्सिबिलिटी सिर्फ तब नजर आएगी जब हम अपनी जीती हुई सीटें छोड़ दें। हमने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई ना, 50% सीटों पे हम अपने उम्मीदवार खड़े नहीं कर रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में एमएलसी चुनाव के लिए सोमवार को 10 एनडीए उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, मंत्री ओम प्रकाश राजभर और कई अन्य नेताओं की उपस्थिति में उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। एनडीए नेताओं ने सभी उम्मीदवारों की जीत का दावा किया है। 10 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं और सभी बड़े अंतर से विजय प्राप्त करेंगे और उच्च सदन के सदस्य बनेंगे। मैं अग्रिम रूप से सभी आज जिन लोगों ने नामांकन कराया उनको बधाई देता हूं। बिहार में भी विधान परिषद चुनाव के लिए नामांकन का काम हुआ। आरजेडी नेता राबड़ी देवी ने विधान परिषद के लिए अपना नामांकन किया। लोकसभा चुनाव से पहले तमाम दलों के बीच बैठकों का दौर भी तेज हो गया है। हरियाणा में भाजपा और जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला के बीच मीटिंग हुई और सीट बंटवारे पर बात हुई। तेलंगाना में भाजपा, टीडीपी और जनसेना के नेताओं के बीच बैठक हुई जिसमें आगामी चुनाव को लेकर मंथन हुआ। लोकसभा चुनाव से पहले लगातार राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं, तो बैठकों का दौर भी तेज हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दिल्ली भाजपा मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित समिति के वरिष्ठ सदस्यों ने शिरकत की। बैठक में 7 राज्यों के उम्मीदवारों को लेकर चर्चा हुई। गौरतलब है कि भाजपा अपनी पहली सूची में 195 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर जारी है। दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखिएगा।